हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, हम 9th लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन सभी 8 लेक्चर्स में हम पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू देश की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 कुछ टॉपिक सीख रहे हैं जिससे हमें इकोनॉमी से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ में आ रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज ओपन कर लो। चैप्टर 1 नंबर 1 का पेज ओपन करो एनसीईआरटी बुक का। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? अब तक हम इस स्टोरी के थ्रू क्या क्या सीख चुके हैं? हम पढ़ रहे थे बच्चों, सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि पालमपुर विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए हमने बेसिकली ये सीखा कि 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चों हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सीखा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने जब सीखा तो इससे हमें ये समझ में आया कि कहीं पर भी प्रोडक्शन होती है तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन की, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 1 इज लैंड, 2nd इज लेबर, 3rd इज फिजिकल कैपिटल एंड 4th इज ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब बच्चों, इसमें से लैंड हम बेसिकली 1 बाय 1 इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस स्टोरी के थ्रू हम एक एक करके इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक के बाद हमने स्टार्ट किया लैंड से रिलेटेड टॉपिक। देन हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में, देन हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल के बारे में। बट जो ह्यूमन कैपिटल होगी, ह्यूमन कैपिटल जो होगी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल हमने क्या सीखा था? यानी कि नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस और वी कैन से एबिलिटी टू डू सम वर्क और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कुछ भी काम करने की एबिलिटी, नॉलेज, कॉम्पिटेंस, ये सभी चीजें किस में आती हैं? ह्यूमन कैपिटल में। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में आप डिटेल में सीखोगे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल को डिटेल में सीखेंगे। बट इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में सीखेंगे बच्चों, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को। तो अब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो सीख लिया कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया लैंड से रिलेटेड टॉपिक। लैंड से रिलेटेड जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कि पालमपुर विलेज के अंदर लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लैंड इज फिक्स्ड। सेकेंड हमने पढ़ा कि वहां के जो फार्मर्स हैं वो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करते हैं कुछ मेथड्स का यूज करके। मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करते हैं फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे अलग अलग मेथड्स के थ्रू। कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चों? वो मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में सीख लिया था। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे जब हम एटलीस्ट 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक साथ कई सारी फसलें उगाई जाती हैं सेम एरिया ऑफ लैंड पे, एक साथ उगाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड मेथड होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके किसान किस तरीके से अपनी क्रॉप ग्रो करते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, आपने इस टॉपिक को डिटेल में सीखा था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा था कि पहले क्या होता था। पहले के फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे, यानी कि पहले के फार्मर्स जो थे वो ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते थे। ठीक है, और साथ ही नेचुरल सोर्सेज होते हैं ना फर्टिलाइजेशन के, वो सब चीजें यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते हैं, यानी कि अब हम ट्रेडिशनल सीड्स की बजाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं। और जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजेशन हम यूज करते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स
और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग दोनों के बारे में सीख लिया। फिर हमने सीखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बेनिफिट्स तो हैं कि इससे हमारी क्रॉप ज्यादा ग्रो करती है, कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स सेम एरिया ऑफ लैंड पे हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। हमने सीखा था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं, थर्ड टॉपिक हमने इसी के बारे में सीखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हमने पढ़ा था विल द लैंड सस्टेन, कि क्या लैंड सस्टेन रह पाएगा लैंड को, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड हैं, उनमें अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करेंगे तो हमारे उन स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज होगा। ओवर यूज होने से वो क्या होते जाएंगे, लगातार डिप्लीट होते जाएंगे, यानी कि वो उन नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। हमने क्या देखा था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से एक तो हमारा लैंड खराब होता है, दूसरी बात हमारी सोइल की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को डालने से वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे सोइल का डिग्रेडेशन हो जाता है, सोइल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, एंड देन हमने क्या पढ़ा था कि इससे वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना जरूरी है। जब किसान लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करते हैं, तो जो ये दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं, इन दोनों मेथड्स में प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, उसमें हम वेल से पानी, कुएं से पानी निकालते थे और अपने लैंड को जो भी हम क्रॉप उगाते थे उसको इरिगेट कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने के लिए हमारे पास सिंचाई की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी जरूरी है, यानी कि इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी, वेल डेवलप्ड सिस्टम होना जरूरी है। तो जिसकी वजह से हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। तो जब हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, इससे हमारा जो वाटर टेबल है वो भी डिप्लीट होने लग जाता है, उसका वो वाटर टेबल डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमने देखा था बच्चों कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बहुत सारे नुकसान भी है। ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। फिर हमने पढ़ा, ये सब हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज कि जो पालमपुर विलेज के फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो कल्टीवेटेड एरिया ऑफ लैंड सभी फार्मर्स को दिया गया है वो किस तरीके से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमने फोर्थ टॉपिक पढ़ा, हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हमने ये पढ़ा। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर से हमें समझ आया कि पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने देखा था कि जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स अराउंड 15% हैं, यानी कि हम ये मानकर चलें कि पालमपुर विलेज के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उन वर्किंग पॉपुलेशन में से 15% जो हैं वो लार्ज फार्मर्स हैं, क्योंकि वहां का मेन ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग है। ठीक है, तो उन वर्किंग पॉपुलेशन में, वर्किंग फार्मर्स में ऑलमोस्ट 15% फार्मर्स जो है ना वो लार्ज फार्मर्स है, लेकिन उनके पास जो कल्टीवेटेड एरिया है ना बच्चों, उनके पास जो कल्टीवेटेड एरिया है वो है 55.4% अराउंड, हमने ये देखा था। ठीक है, लार्ज फार्मर्स हैं 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन उनके पास जो कल्टीवेटेड एरिया है वो है 55.4%। अब देखो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो 85% है। ठीक है, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 85% है स्मॉल फार्मर्स, और उनको जो कल्टीवेटेड एरिया दिया गया है, कल्टीवेटेड लैंड एरिया, वो कितना गिवन है 44%, अराउंड 44% एरिया है उनके पास कल्टीवेशन के लिए। तो अब आप ये कंपेयर कर सकते हो कि लैंड किस तरीके से
डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में, यानी कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टीवेटेड एरिया ऑफ लैंड का किसके बीच में, पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में। लार्ज फार्मर्स कितने कम हैं और उनके पास कल्टीवेटेड एरिया कितना ज्यादा है, स्मॉल फार्मर्स कितने ज्यादा हैं लेकिन उनके पास कल्टीवेटेड एरिया उस अकॉर्डिंग नहीं है, जितने ज्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं उस अकॉर्डिंग उनके पास कल्टीवेटेड एरिया बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हर फार्मर को बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड मिलता है। उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे भले ही वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर लें, फिर भी उनकी क्रॉप इतना प्रोडक्शन नहीं देती कि वो अपना लाइवलीहुड प्रॉपर तरीके से चला सके। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एरिया। ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने ये सभी टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, अब हमने लैंड के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया कि लैंड फिक्स्ड है, लैंड फिक्स एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप कैसे ग्रो करें, क्या क्या मेथड्स होते हैं फिक्स एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा से ज्यादा यील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो लैंड है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से जो हमारा लैंड है वो सस्टेन कैसे रहता है। हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमारा लैंड लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि इससे हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, हमारे एनवायरनमेंट पे वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि लैंड जो है वो जो लैंड एरिया होता है जिसपे कल्टीवेशन किया जाता है, वो लैंड एरिया पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने देखा कि टोटल पॉपुलेशन का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पालमपुर विलेज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 450 फैमिलीज है। उन 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड है ही नहीं अपना, तो जो 250 फैमिलीज रिमेनिंग है, जितने भी 300 फैमिलीज रिमेनिंग है, उन 300 फैमिलीज में से 240 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास अपना लैंड है और वो स्मॉल फार्मर्स हैं। ठीक है, उनमें से रिमेनिंग जो रह गए 60 फैमिलीज, उन 60 फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं, लार्ज फार्मर्स। ठीक है, वो सारी 60 फैमिलीज लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास बिग एरिया है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन जो स्मॉल फैमिलीज हैं वो हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास लैंड एरिया फॉर कल्टीवेशन बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से हर फार्मर को बिल्कुल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल हो पाता है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, हमने लैंड से जुड़ी हुई हर बात सीख ली। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। ठीक है, अब हम लेबर के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो लेबर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर ये लैंड से जुड़ी हुई ही एक्टिविटी है, उस टॉपिक से रिलेटेड ये एक्टिविटी करेंगे एंड देन हम अपने लेबर के टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर? तो देखो, ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपने मतलब कल्टीवेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपने इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो, वर्क ऑन द फील्ड्स, ये क्या शो कर रही है पिक्चर कि किस तरीके से फील्ड्स में काम होता है, खेतों में काम किस तरीके से होता है। इसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं, मतलब जो भी कल्टीवेशन का जो एंटायर प्रोसेस होता है उसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स की इमेजेस आपको शो की गई हैं। और वो क्या कह रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बच्चों। वीट की क्रॉप यहाँ पर उगाई जा रही है, वीट की क्रॉप के लिए सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे हम कल्टीवेशन का। इसमें क्या क्या हो रहा है, प्लोइंग बाय बुलॉक्स। ठीक है, पहले प्लोइंग हो रही है एंड देन पहले प्लोइंग बाय बुलॉक्स एंड देन सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड देन कटिंग ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं, मतलब यानी कि ये सारे मेथड्स हम यूज करेंगे, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लगानी है। तो सबसे पहले क्या होती है बच्चों, प्लॉइंग होती है। हमने इनके हम नंबर मेंशन कर देते हैं 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड देन 6। ठीक है,
तो हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो सकती है कल्टीवेशन के लिए। सबसे पहले क्या होती है, प्लोइंग होती है। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, दैट इज प्लोइंग, ठीक है। देन क्या होता है, पहले प्लोइंग होती है, प्लोइंग करने के बाद क्या डाले जाते हैं, सीड्स डाले जाते हैं। प्लोइंग के बाद सीड्स डाले जाते हैं, ये सीड्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सेकंड हो जाएगा सीड्स, ठीक है। देन सीड्स डालने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जब बीज डाल देते हैं हम जमीन में, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। एंड देन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बाद क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग होती है, ये ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग हो रही है, एंड देन ये मॉडर्न मेथड से फार्मिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैक्टर थ्रेशर्स का यूज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स का, थ्रेशर्स का, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये भी ले सकते हो कि प्लोइंग के लिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडर्न मेथड का यूज कर रहे हैं। आप प्लोइंग इसको भी मानकर चल सकते हो कि हम 5 वाली जो है, 5 पिक्चर है 5 नंबर वाली, उसको हम प्लोइंग बोल सकते हैं। एंड देन इसमें क्या हो जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग हो रही है, ये मॉडर्न मेथड से फार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो आप ये इसको भी बोल सकते हो 5 जो नंबर है वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। एंड देन जो 6 है वो क्या है, फार्मिंग बाय मॉडर्न मेथड्स। लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है दैट इज हार्वेस्टिंग, ये होगी सबसे एंड में। क्लियर, समझ में आया। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मतलब जो हम कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि वीट की क्रॉप उगा रहे हैं, उसके लिए हम जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उन सभी स्टेप्स को ये पिक्चर्स में प्रेजेंट किया हुआ है, और इन सभी पिक्चर्स को हमने उन सभी स्टेप्स की सीरीज में अरेंज करना है, ठीक है। हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। हमने अब तक ये सभी 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हमारा 5th पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब हम सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, दैट इज लेबर, ठीक है। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है, लेबर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड के बाद क्या, लेबर, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो हम फार्मिंग करते हैं, मींस जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर का सारा काम होता है, उसमें बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होती है। दूसरी बात, क्योंकि उसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है उस काम में, तो उसमें हमें अकॉर्डिंगली लेबर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल एरिया पे कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ मिलके ही वो कल्टीवेशन का सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उन्हें लेबर अपॉइंट करने की नीड नहीं होती, लेबर रखने की जरूरत नहीं होती। Thus they provide the labor required for farming themselves। यानी कि वो बाहर से कोई लेबर नहीं बुलाते हैं, ठीक है, फार्म लेबरर्स को अपॉइंट नहीं करते। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल एरिया पे कल्टीवेशन कर रहे हैं ना, तो वो सारे फैमिली मेंबर्स मिलके ही अपना कल्टीवेशन का सारा काम खुद से ही कर लेते हैं। यानी कि वो प्रोवाइड करते हैं लेबर जो कि रिक्वायर्ड होती है फार्मिंग के लिए, वो खुद से ही प्रोवाइड कर लेते हैं बाय देमसेल्व्स, ठीक है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं, ठीक है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनका लैंड एरिया फॉर कल्टीवेशन बहुत बड़ा होता है। आपने लास्ट क्लास में पिक्चर में देखा था कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास लार्ज एरिया होता है कल्टीवेशन के लिए। तो उस लार्ज एरिया पे वो खुद से या उनके फैमिली मेंबर्स को अगर वो साथ मिला लें तो भी मतलब सफिशिएंट नहीं होंगे, और लेबर हायर करने की जरूरत पड़ेगी कल्टीवेशन का सारा प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हायर करते हैं वो क्या मतलब किन लोगों को हायर करते हैं, फार्म लेबरर्स को, टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। उस फार्म लेबरर को जो हम अपॉइंट करेंगे कल्टीवेशन के प्रोसेस में जो हेल्प करता है, उस फार्म लेबरर को हम
डेली बेसिस पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, वन और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, हम उसे डेली बेसिस पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। मींस डे के अकॉर्डिंग हम उसे अपॉइंट कर ले, जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे बुला लेंगे, जिस दिन जरूरत नहीं होगी हम उसे नहीं बुलाएंगे, ठीक है, और साथ के साथ उसकी पेमेंट कर देंगे। या फिर हम उसको होल ईयर के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, होल ईयर के लिए हम उसको हायर कर लेंगे कि पूरा साल वो हमारे साथ काम करेगा कल्टीवेशन के प्रोसेस में। या फिर हम उसको किसी पर्टिकुलर जो हमारा कल्टीवेशन का एंटायर प्रोसेस आपने देखा उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो यानी कि हम उस फार्म लेबरर को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है हार्वेस्टिंग का, कि जब कटाई होगी तो हम सिर्फ उसी एक्टिविटी को करने के लिए फार्म लेबरर को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें यह बताया गया है कि लेबर कहां से आती है, जो कल्टीवेशन का काम होता है उसमें लेबर कहां से आती है, काम करने वाले लोग कहां से आते हैं। हमने देखा कि जो स्मॉल फार्मर है वो खुद से ही अपना काम सारा कर लेते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्म लेबरर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो फार्म लेबरर होते हैं वो या तो आते हैं कहां से, लैंडलेस फैमिलीज से, और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। वो फार्म लेबरर भी ऐसी इतनी ज्यादा रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते क्योंकि वो लेबर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फार्म लेबरर होते हैं वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, ऐसी फैमिलीज जिनके पास अपना लैंड नहीं है, और या फिर ऐसी फैमिलीज जो जिनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड उनके पास खुद का है, ठीक है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर जो भी क्रॉप ग्रो की जाती है उन क्रॉप्स पर, मतलब जो भी फसल उगाई जाती है उस फसल पर किसका राइट है, टोटल राइट उस पे उस फार्मर का है जो उस लैंड का ओनर है, ठीक है। तो यानी कि जो फार्म लेबर अपॉइंट करी हमने, फार्मर ने अपनी हेल्प के लिए जो फार्म लेबर अपॉइंट करी, उस फार्म लेबर का उस प्लॉट ऑफ लैंड जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जहां पर कल्टीवेशन की जा रही है, उस पर उस फार्म लेबर का कोई राइट नहीं होता, उस पर टोटल राइट किसका होता है, फार्मर का, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। जिस फार्मर के लिए भी वो वर्क करते हैं वो फार्मर उन्हें क्या पे करता है, वेजेस पे करता है, ठीक है। यानी कि जो फार्म लेबर अपॉइंट की जाती है उस लेबर का उस फार्म पे, यानी कि उस लेबर का ना उस लैंड पे कोई राइट नहीं होता, उस लैंड पे जो भी क्रॉप उगाई जा रही है उस पे उसका कोई राइट नहीं है, उसे जस्ट हेल्प करनी है काम में और उसे क्या पे कर दिए जाएंगे, वेजेस पे कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल राइट किसका होता है, उस लैंड पे जो क्रॉप उगाई जा रही है उस क्रॉप पे टोटल राइट किसका है, फार्मर का जो उस क्रॉप को उगा रहा है, ठीक है, फार्मर का जिसके अंडर वो फार्म लेबर वर्क कर रहा है, ठीक है, क्लियर। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड, ठीक है, या फिर क्रॉप का भी कुछ पार्ट हम उसे दे सकते हैं। वेजेस जो है वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। काइंड मींस कि कैश के अलावा किसी फॉर्म में भी हम उसे वेजेस पे कर सकते हैं, जैसे हम उसको क्रॉप का ही कुछ पोर्शन दे दें, ठीक है। तो यानी कि उसे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया जाता है काम करने के बदले में, ठीक है। सम टाइम लेबरर गेट मील्स आल्सो, कई बार उन्हें खाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं खाने की वो भी उन्हें दे दी जाती हैं, ठीक है। Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another farm activity, like sowing, harvesting। मतलब जिस फार्म एक्टिविटी में ऐसा नहीं कि हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फार्म लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो सभी एक्टिविटीज के लिए, जिस भी एक्टिविटी के लिए हम उसे अपॉइंट करेंगे वेजेस सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वेजेस जो है वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं। जैसे अगर हम सोइंग के लिए उसे अपॉइंट कर रहे हैं, सोइंग के लिए फार्म लेबर को हम हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से वेजेस, जिस एक्टिविटी में ज्यादा लेबर की नीड है, मींस जिस एक्टिविटी में मेहनत ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसे वेजेस भी ज्यादा दिए जाएंगे। जिस एक्टिविटी में लेबर कम रिक्वायर्ड है, काम कम है, तो उस एक्टिविटी के उसको कम वेजेस पे किए जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो फार्म लेबर का जो वेजेस होते हैं वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोइंग के लिए अपॉइंट करेंगे उसे, सोइंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे अलग वेजेस दिए जाएंगे। हार्वेस्टिंग के लिए उसे हायर कर रहे हैं तो उसे अलग से वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मेहनत है उस एक्टिविटी में, क्लियर। तो वेजेस वेराई करते हैं रीजन टू रीजन, हर एरिया में वेजेस जो है वो अलग अलग होते हैं। जो फार्म लेबर हम अपॉइंट करते हैं
उन सभी के जो वेजेस हैं वो एरिया टू एरिया वेराई करते हैं, हर एरिया में अलग वेजेस होते हैं, क्रॉप टू क्रॉप भी वेराई करते हैं। अब जैसे वीट की क्रॉप के लिए उन्हें वेजेस अलग दिए जाते हैं, राइस की क्रॉप अगर हम राइस की क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें अगर वो हेल्प कर रहे हैं, उसमें अगर हमने फार्म लेबर अपॉइंट किए हैं तो उन्हें अलग वेजेस दिए जाएंगे। वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक्टिविटी टू एक्टिविटी तो हमने सीख लिया कि यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं जरूरी नहीं कि सभी एक्टिविटी के लिए उन्हें सेम वेजेस दिए जाते हों, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए उन्हें डिफरेंट वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूरेशन है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है, वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हमने एक लेबर को अपॉइंट किया तो एक लेबर को अपॉइंट किया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो जितने टाइम तक, जितने ड्यूरेशन तक वो पर्टिकुलर एक्टिविटी चलेगी उतने टाइम तक उसकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी। अब किसी अनदर एक्टिविटी के लिए मैंने अनदर फार्म लेबर को अपॉइंट किया तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग होगा, जो पहला हमने लेबर अपॉइंट किया उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी वेराई करता है, डिफरेंट होता है सभी फार्म लेबरर्स का। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। लेबर से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम सीख रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू, ठीक है, यानी कि लेबर से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, और लेबर क्या है, हमारी सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें आपको सबसे ज्यादा लेबर ही तो चाहिए होती है। लेबर मीन्स जो लोग काम करते हैं। अगर आपने मशीन्स ले ली, आपने मटेरियल ले लिया, लेकिन काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे, मीन्स लेबर ही नहीं होगी, तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे। तो प्रोडक्शन के लिए जो सेकंड फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, लैंड के बाद पहले हम जगह लेते हैं, फिर लेबर हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एंड देन हम सोचते हैं फिजिकल कैपिटल के बारे में, यानी कि फिजिकल कैपिटल मीन्स जो हम मशीन्स परचेज करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम इस पिक्चर के थ्रू देखो बच्चों, इस पिक्चर में दो लेबर हैं, जो हम लेबर की बात कर रहे हैं, फार्म लेबरर्स। इस पिक्चर में दो लेबरर्स हैं, इसका नाम है डाला और इसका नाम है रामकली, ठीक है, ये दो फार्म लेबरर्स हैं, ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और एज ए फार्म लेबरर ये काम करते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग फार्मर्स इन्हें अपॉइंट करते हैं फार्म लेबरर की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि पालमपुर विलेज के अंदर जो लेबरर्स होते हैं, जो भी लेबर अपॉइंट की जाती है, उनकी क्या सिचुएशन है, उन्हें कितने वेजेस पे किए जाते हैं। इस लाइव एग्जांपल से हम सीखते हैं कि पालमपुर विलेज के अंदर ये दो फार्म लेबरर्स हैं जो काम करते हैं और इन्हें कितने कितने वेजेस दिए जाते हैं ये देखते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन है डाला। डाला क्या है, लैंडलेस फार्म लेबर है, लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि वर्क कर रहा है ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, क्योंकि हमने बात करी कि जो भी फार्म लेबरर अपॉइंट किया जाता है वो या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करता है और या फिर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड उनके पास अपना होता है, ठीक है। तो डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जिसके पास अपना कोई लैंड नहीं है और वो डेली वेजेस पे वर्क करता है पालमपुर गांव के विलेजेस में, ठीक है, मतलब पालमपुर गांव के अंदर जो फील्ड्स हैं वहां पर जो फार्मर्स हैं वो उसे डेली वेजेस पे अपॉइंट करते हैं एज अ फार्म लेबरर, ठीक है। दिस मींस ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी कि डेली वेजेस पे उसे अपॉइंट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो फार्म लेबरर हैं उनको हम डेली वेजेस पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, पूरे साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी फार्म लेबर को डेली वेजेस पे अपॉइंट करते हैं तो डेली वेजेस का मतलब कि जिस दिन हमें रिक्वायर्ड होगी, मतलब जिस दिन हमें वो लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे अपॉइंट कर लेंगे और उस दिन के वेजेस उसे दे देंगे। अगर अनदर डे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है लेबर की तो हम उसे अपॉइंट नहीं करेंगे उस दिन के लिए, ठीक है। तो यानी कि वो डेली वेजेस के बेसिस पे वर्क करता है तो उसे काम के लिए रेगुलरली काम फाइंड आउट करना पड़ता है कि भाई अगर किसी फार्मर को नीड है लेबर की तो वो काम कर सके, तो यानी कि रेगुलर अपने वर्क के रिगार्डिंग उसे सर्च करना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर डे, ठीक है। मिनिमम वेजेस कितने गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं कि जो फार्म लेबरर होते हैं, जो फार्मर्स के हेल्प करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उन्हें जो मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं वो कितने होने चाहिए, गवर्नमेंट ने कितना सेट किया, 300 पर डे मार्च 2019 में। लेकिन डाला को कितने मिल रहे हैं बच्चों, ओनली 160 पर डे, ठीक है। आप देख रहे हो
कि कितना डिफरेंस है। क्लियर? तो यानी कि 140 रुपीज उसे कम दिए जा रहे हैं, 160 दिए जा रहे हैं बजाय कि 300 के। ठीक है, देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। अब डाला को इतने कम वेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट ने सेट किए 300 पर डे, लेकिन डाला को मिल रहे हैं 160 पर डे। तो यानी कि वो कम वेजेस पे भी क्यों काम कर रहा है, जबकि उसे पता है कि 300 पर डे मिलने चाहिए, लेकिन वो 160 पर डे पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एज अ फार्म लेबरर वर्क करते हैं, क्योंकि वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास अपना लैंड नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने लैंड पे तो खेती कर नहीं सकते, तो वो एज ए फार्म लेबरर किसी के अंडर काम करने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे आपने देखा था कि 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास लैंड अपना है ही नहीं। तो इतनी सारी फैमिलीज हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं जो एज ए फार्म लेबरर वर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना लैंड नहीं है। तो वो जो फार्म लेबरर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिस तरीके से डाला रेडी हो गया है। ठीक है, कम वेजेस पे काम करने के लिए। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, रामकली भी इसी तरीके से डाला की तरह ही फार्म लेबरर है। डाला ने अपनी सिचुएशन किसको बताई? रामकली को, हु इज अनदर फार्म लेबरर। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ठीक है, डाला और रामकली दोनों ही पुअरेस्ट पीपल हैं, दोनों ही लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही एज अ फार्म लेबरर वर्क करते हैं। तो दोनों की यही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, कि उन्हें बहुत ही कम वेजेस पे काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फार्म लेबरर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कम वेजेस पे भी वो काम करने के लिए कम डेली वेजेस पे भी रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम ये जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा वो हमने किसके बारे में पढ़ा? लेबर के बारे में। लेबर इज सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने लेबर के बारे में पढ़ा कि लेबर कौन होती है, जो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो उनको वेजेस दिए जाते हैं वो डिफर करते हैं, एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं, रीजन टू रीजन डिफर होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो वेजेस हैं वो डेली वेजेस भी हो सकते हैं, हम पूरे ईयर के लिए भी उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अपॉइंट करके भी वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डाला और रामकली का एक एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने कुछ बातें सीखी कि उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिए जाते हैं, जितने स्टैंडर्ड वेजेस हैं उससे कम दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो बच्चों जो हमारी रिमेनिंग स्टोरी होगी लेबर के रिगार्डिंग, डाला और रामकली से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब तक की ये स्टोरी लेबर से रिलेटेड समझ आ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आपने अपने साथ के साथ एनसीईआरटी बुक में से जो मैं टॉपिक आपको करा रही हूँ आपने रिवाइज जरूर करना है, आपने उस स्टोरी को साथ के साथ रीड जरूर करना, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन ये सारा टॉपिक, सारा चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।